हेलो बच्चों, वेलकम टू इकोनॉमिक्स रॉक। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेशनल इनकम क्या होता है। जैसा आपके बुक में डेफिनेशन दिया है, प्लीज अपनी बुक ओपन करके रखिएगा, क्योंकि आप लोग बुक ओपन करके पढ़ेंगे तो आप लोग के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप लोग एक नोट्स भी बनाते रहिएगा, ताकि आप लोग एग्जाम टाइम में सिर्फ रिवीजन करना रहे, या फिर आप लोग अपने एग्जाम टाइम में ये वीडियो देख लीजिएगा। पर अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द टोटल फैक्टर इनकम। ओके, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर हमें एक वर्ड मिल रहा है, फैक्टर इनकम। वेट अ मिनट। ओके, फैक्टर इनकम हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक वर्ड मिल रहा है, फैक्टर इनकम। बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। दूसरा वर्ड हमारे सामने आ रहा है नॉर्मल रेसिडेंट्स, और तीसरा वर्ड हमारे सामने आ रहा है पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फैक्टर इनकम्स क्या होता है। तो फैक्टर इनकम मतलब क्या होता है? आर द पेमेंट्स विच आर मेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स टू द हाउस होल्ड। प्रोड्यूसिंग यूनिट क्या होते हैं? जैसे कोई फर्म हो गया, ठीक है, वो जो फर्म है जो हाउस होल्ड को पेमेंट कर रहा है फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। जैसे कि मान लो मेरा एक फर्म है, उसमें एक लेबर है जो काम करता है, ठीक है, तो मैं उसको क्या दूंगी? उसका फैक्टर इनकम। तो वो क्या हो जाएगा? हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है वो फैक्टर इनकम। फिर हमारा क्या आया? नॉर्मल रेसिडेंट्स। नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होता है? आर हु रिसाइड्स इन द कंट्री और whose center of economic interest lies in that country. Center of economic interest means क्या? Center of economic interest means कि मेरी प्रॉफिट वहां लाई करती है। अगर मेरी बिजनेस जो है वो इंडिया में है, तो मैं वहां की नॉर्मल रेसिडेंट्स हूँ, ठीक है, तो वहां का जो मेरा इंटरेस्ट बनेगा, जो रेवेन्यू बनेगा, जो मेरी नेशनल इनकम, मेरी जो इनकम बनेगी, ठीक है, उससे जो टैक्स बनेगा वो टैक्स मैं कहाँ पे करूंगी? इंडिया में। ओके, हम लोग समझ गए हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। इस डेफिनेशन एकदम गांठ बांध के अपने दिमाग में बांध लो यार, ये डेफिनेशन एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि एनआरआई। बहुत अच्छा लगता है सुनने में, एनआरआई एंड नॉन एनआरआई। हम लोग क्या है? नॉन एनआरआई है। और अगर कोई और यहाँ का आता है तो वो क्या कहलाएगा? एनआरआई। जैसे कि इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। मीन्स अगर कोई इंडियन है, वो फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा है इंडिया के, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? एनआरआई कहलाएगा। मतलब कि अगर मैं एक इंडियन हूं और मैं जाकर के अमेरिका के जो एम्बेसी है वहां पे काम करती हूँ, ठीक है, तो मैं अमेरिका के लिए क्या कहलाई? एनआरआई। और क्या हो गया? एक और पॉइंट है यहाँ पे, इंडियंस एम्प्लॉयड इन डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इन इंडिया। अगर मैं एक इंडियन हूँ, ठीक, और मैं डब्ल्यूएचओ में एम्प्लॉयड हूँ, वो भी इंडिया के, तो मैं वहां की मैं क्या कहलाऊंगी? एनआरआई। अगर मान लो कि मैं कहीं और की हूँ, ठीक है, और मैं डब्ल्यूएचओ में लोकेटेड हूँ इंडिया के, तो मैं क्या कहलाऊंगी? नॉन एनआरआई, ठीक है। नॉन एनआरआई क्या होता है? फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड जापान। मीन्स जो फॉरेनर्स हैं, अगर वो इंडियन एम्बेसी में काम करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? नॉन एनआरआई। और जो फॉरेनर्स हैं वो अगर डब्ल्यूएचओ में काम करते हैं जो इंडिया में लोकेट करता है, तो वो लोग क्या कहलाएंगे? नॉन एनआरआई। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ये एनआरआई है, वो अंकल एनआरआई है, वो आंटी एनआरआई है। मतलब क्या? कि वो फॉरेन से आए हैं इंडिया में, तो क्या कहलाएंगे? एनआरआई। अगर यहाँ पर आए हैं और उनका जो बिजनेस है वो कहाँ रन कर रहा है? फॉरेन में, ठीक, तो उनका जो प्रॉफिट है, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहते हैं, वो कहाँ बन रहा है? फॉरेन में। बट वो लोग कहाँ आए हैं? इंडिया में। इंडिया में क्यों आए? क्योंकि वो जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं वो तो है इंडिया के, ठीक। जैसे कि पैदाइश जो है मेरी वो है इंडिया की, फिर मैं फ्यूचर में चली गई फॉरेन में, वहां पर मैं काम कर रही हूँ और मेरा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वहां का बन रहा है। बट मैं जो नॉर्मल रेसिडेंट हूँ तो मैं यहाँ की हूँ, ठीक है, तो मैं जब वापस यहाँ वहां से यहाँ आऊंगी तो मैं क्या कहलाऊंगी? एनआरआई।
ठीक, ये डिफरेंस है, ये बहुत ज्यादा ब्लर है, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। इनकम्स अर्नड इन इंडिया, अगर हम कहें सोर्स ऑफ इनकम है, अगर वो इंडिया में अर्न हो रहा है मेरा, ठीक है, तो हम दोनों जगह टैक्स पे करेंगे। कि अगर हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इंडिया के तो भी हम इंडिया में टैक्स देंगे, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो भी हम इंडिया में टैक्स पे करेंगे, ठीक है। एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तो भी हम टैक्सेबल हैं इंडिया में और टैक्सेबल हैं इन इंडिया, ठीक है। अगर हम रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, जो भी टैक्सेबल हैं, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया from any other country other than means profession concern from India, so वो क्या होगा कि हम टैक्सेबल तो इंडिया में होंगे, ठीक है, बट जो नॉन रेसिडेंट हम जहाँ होंगे वहां पे हम टैक्सेबल नहीं होंगे। ओके, होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग को और कॉन्सेप्ट इन डेप्थ समझना है तो आप लोग अपनी बुक में देखिएगा और उसमें जो डिफरेंस दिया है उसको याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपके पेपर में आ जाए एनआरआई और नॉन एनआरआई की डेफिनेशन, डिफरेंस क्या होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में सबसे पहले क्या आता है? गुड्स। गुड्स क्या है? अगर मेरे पास एक पूरा गत्ता जिसको कहते हैं है कैडबरी का, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा? एक गुड्स कहलाएगा, ठीक है। सो इन इकोनॉमिक्स अ गुड इज डिफाइंड बाय एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट मैन मेड दैट कुड कमांड अ प्राइस इन द मार्केट एंड दीज आर मटेरियल्स दैट सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड प्रोवाइड यूटिलिटी। ओके, सो गुड्स क्या होते हैं? कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर्स हैं और उसका पूरा बंडल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? गुड्स। और उस सॉफ्टवेयर को बनाया किसने है? मैन मेड है, वो एक ह्यूमन ने बनाया है। तो फिर उसका जो कहलाएगा बंडल में, तो वो क्या कहलाएगा? गुड्स, क्योंकि दैट मटेरियल सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स एंड प्रोवाइड यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? जब हम किसी चीज को यूटिलाइज करते हैं, अगर हम पानी पी रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर हम किसी भी चीज को यूज करते हैं, अगर मैंने एक 10 रुपए का पेन खरीदा है और फिर मैं उस पेन से लिख रही हूँ, उस पेन को तब मैं क्या कर रही हूँ? यूटिलाइज कर रही हूँ। और मैंने एक और पेन खरीदा और मैं उससे नहीं लिख रही हूँ, तो मैं उसको क्या कर रही हूँ? नॉन यूटिलाइज, मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर रही हूँ। ओके, फिर हमारा आता है कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या होता है? Those final goods which satisfy human wants directly। डायरेक्टली क्या क्या कंजम्पशन गुड? मैं गई किसी रेस्टोरेंट में, वहां पर मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक, वो मैं क्यों ली? मैं कंज्यूम करने के लिए लिया मैंने, वो पिज्जा मैंने खा लिया, तो उसने क्या किया? सेटिस्फाई किया ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली, मेरे वांट्स को उसने डायरेक्टली सेटिस्फाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आइसक्रीम, मिल्क बाय द हाउस होल्ड। ओके, अब हम देखते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है? दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन। अगर मैं अपना एक खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? कैपिटल। कैपिटल क्या? पूंजी। पूंजी क्या? जिसको मैं इन्वेस्ट करूंगी, तो वो क्या आ जाएगा? मेरा कैपिटल गुड्स। These goods are used for generating income। मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, जो मैं अपना कैपिटल लगा रही हूँ अपने बिजनेस में, वो मैं क्यों लगा रही हूँ? ताकि मैं उससे इनकम जनरेट कर सकूँ। इनकम जनरेट कर सकूँ तो उससे मेरा क्या होगा? प्रॉफिट। तो हर एक काम तो इंसान प्रॉफिट के लिए करता है, तो उसमें मुझे प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए मैं अपने कैपिटल गुड्स में लगा रही हूँ। ओके, सो दीज गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स, एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी। अब हम देखते हैं फाइनल गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। सो फाइनल गुड्स क्या हुआ? जिसको मैं कैडबरी में लेकर आई, ठीक है, मैंने एक 10 रुपए का चॉकलेट खरीदा, ठीक, और मैंने उसको डायरेक्टली खा लिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया? मैंने उसको फाइनली कंज्यूम कर लिया। और फॉर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? कि मैं गई, कुछ मैंने पेन लिया, ठीक है, और मैंने पेन में, या फिर कहो तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया किसी पेन की कंपनी में, कि उससे जो प्रॉफिट है वो मुझे भी मिलेगा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? फाइनली उसको बना के सेल करेंगे, बस मेरा क्या करेगा? उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। सो हमारा ये दो चीज आ गया इसमें।
फिर आता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? सो refers to those goods and services which are used as a raw material for the further production or sale or for resale in the same year. So intermediate goods किसमें आता है? जो हमारे एक साल के अंदर के ही जो goods and services होते हैं जो आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए होते हैं, जैसे कि कपड़े हुए। ओके, तो कपड़े क्या, मैंने कपड़े थान में कपड़े थे, ठीक है, मैंने थान से कपड़े ले लिए, थान से मैंने खूब सारे कपड़े ले लिए, उसके बाद क्या हुआ, आगे जब फर्दर हम उसको सिलवाएंगे तो हम उसको पहन पाएंगे, तब तो हम उसको यूज कर पाएंगे, तो मेरा क्या आ गया अभी तो इंटरमीडिएट गुड्स। पर उसका जो फाइनल जो यूज है वो तो मैंने अभी तक नहीं किया, ठीक है। या फिर कहो तो मैंने खूब ढेर सारे कपड़े खरीद लिए और फिर मैंने उसको रीसेल कर दिया, तो वो क्या हो गया मेरा रीसेल इन द सेम। ओके, दिस गुड्स डू नॉट फुलफिल नीड्स ऑफ मैनकाइंड डायरेक्टली। अब मैं थान के कपड़े लेकर पहनूंगी थोड़ी, लपेटना थोड़ी है, कपड़े सिलवा के पहनना है, डिजाइनर पहनना है भाई, तो उसको सिलवाएंगे ही सिलवाएंगे। ओके, अब आता है बात इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशनल मेड टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि किसी फिजिकल स्टॉक हम लोग जान चुके हैं क्या होता है, ठीक है, और कैपिटल भी हम जानते हैं क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट हम लोग आराम से जान जाएंगे क्या होता है। फिजिकल स्टॉक में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि हम उससे प्रॉफिट जनरेट कर सके। अब जब हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, अब पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या, विद इन अ ईयर टाइप का है ये, ठीक है। तो हमारा जब भी नेशनल इनकम जो काउंट होता है वो एक साल का ही काउंट होता है। जैसे कि अभी हम देखेंगे इंडिया की जीडीपी इस टाइम अभी तो फिलहाल तो नेगेटिव में चली गई है, आपने सुना होगा -22.4 बहुत ज्यादा चर्चे में था, ठीक है। तो अब आगे जाकर के हम लोग देखेंगे एक साल के बाद इंडिया की जीडीपी क्या रही, ठीक है। हम देखेंगे एक साल के बाद मान लो इनके बढ़ेगा ही, पॉजिटिव में ही जाएगा, जीडीपी ग्रोथ ही करेगी। अभी तो पेंडेमिक पीरियड था, मान लो कि चली गई 4-5, सो हम लोग क्या देखेंगे उस टाइम में कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, उस टाइम में कितने फाइनल गुड्स रहे। इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं होते हैं, इतना ध्यान रखना, इंटरमीडिएट गुड्स कभी काउंट नहीं होते हैं नेशनल इनकम में जब तक वो फाइनल गुड्स में ना तब्दील हो जाए। फिर आ जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ठीक। डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। मतलब कि मैंने फॉर एग्जांपल, सबसे फेमस एग्जांपल है ये, मैंने मोबाइल खरीदा, ठीक है, मैं मोबाइल खरीदती हूँ, फिर मैं उसको यूज करती हूँ, फिर मैं उसको 3 साल बाद सेल कर देती हूँ, ठीक है। तो आपने मान लो मैंने मोबाइल खरीदा 15,000 का, तो आपको क्या लगता है 3 साल के बाद वो इंसान जो उसको खरीदेगा वो भी 15,000 के खरीदेगा? अरे बेवकूफ है क्या, नहीं खरीदेगा, वो बिल्कुल नहीं खरीदेगा। कितना कहेगा? मैं 8,000 दूंगा, मैं 7,000 दूंगा। नहीं नहीं भाई, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो वो हमारा क्या हो गया, अब मान लो कि मेरा जो 15,000 का मैंने खरीदा था और फिर वो इन केस वो मेरा बिक गया 5,000 में, ठीक है। सो अगर हम 15 में से 5 माइनस कर दें तो बचा क्या? 10। तो 10 मेरा क्या हो गया? डेप्रिसिएशन, मतलब उतनी उसकी वैल्यू घट गई है। तो क्या हो गया? ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। टोटल एडिशनल मेड टू फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? टोटल एडिशनल मेड टू फिजिकल स्टॉक, मतलब फिजिकल स्टॉक में जो हम लोग टोटल एडिशन करेंगे, मतलब कि जो मेरा फिजिकल स्टॉक है, जो मेरे पास स्टॉक रखा है, उसमें अगर हम और एडिशन करते हैं तो हमारा क्या होगा? ग्रॉस। ग्रॉस और नेट में अंतर होता है। नेट क्या हो जाएगा? नेट हो जाएगा फाइनल जो हमारा होता है। ग्रॉस हमेशा ही ज्यादा होता है, ठीक है, बट नेट हमारा हमेशा ही कम होता है। अब जैसे कि कोई कंपनी है, उसमें रहेगा कि आपका ग्रॉस पेमेंट इतना है, बट नेट तो कम ही होता है, ठीक है। सो उसमें जो टोटल एडिशनल मेड टू फिजिकल गुड्स ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। ओके, सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है, एकदम याद रखना, ठीक है। सो
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। सो अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट को डेप्रिसिएशन से ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इस वजह से क्या हो जाएगा, हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन नेट इन्वेस्टमेंट। मान लो मेरा जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो मुझे नहीं पता है, ठीक है, बट मुझे पता है मेरा नेशनल इन्वेस्टमेंट 10 है और मेरा डेप्रिसिएशन 5 है, ठीक। सो 10 5 मतलब 15, तो मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 15। सिंपल। ओके, सो अब क्या आ गया हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट इज द एडिशनल मेड टू द रियल स्टॉक ऑफ द कैपिटल। सो नेट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, रियल स्टॉक ऑफ द कैपिटल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अब हमने यहाँ क्या देखा था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हमने देखा था नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। और फिर अगर हम लोग इस NI को इधर लेते आए और GI को इधर लेते आए तो हमारा क्या बन जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। एक फॉर्मूला याद हो जाएगा, उसका सारे फॉर्मूले ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक। स्टॉक क्या होता है, ये तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होती है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये तो पेपर में जब भी लिखना, ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, भले ही आगे का मत लिखना पर ये जरूर लिखना, स्टॉक क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, मेरे पास में क्या कहूंगी, मेरे पास बहुत स्टॉक पड़े हैं, तो कब पड़े हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब तुरंत पड़े हुए हैं भाई, अभी मेरे पास बहुत स्टॉक है, ठीक। सो स्टॉक मीन्स वेरिएबल्स हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड at a particular point of time are called stock variables, ठीक है। For example, national wealth, inventory, flows क्या होता है, variables whose magnitude is measured over a period of time. So flows में क्या आएगा, over a period of time। और स्टॉक में क्या होता है, at a particular point of time। एकदम कॉपी लो, पेन लो, लिखो, भूलना मत, ठीक। सो अब क्या आएगा, फ्लोज में क्या आएगा, नेशनल इनकम, चेंज इन स्टॉक। नेशनल क्यों फ्लोज नेशनल इनकम में आ रहा है, क्योंकि नेशनल इनकम कभी भी सेम नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है, ठीक। और चेंज इन स्टॉक साफ दिख रहा है, चेंज इन स्टॉक मतलब स्टॉक में चेंजेस होते हैं, तो फ्लो क्या, जो टिका नहीं है, इधर उधर लगा ही रहता है। अब क्या आ गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। It refers to the continuous flow of goods and services and money income among different sectors in the economy. Circular flow of income मैंने आपको कराया हुआ है, आप लोग जाके वो वीडियो देखो, बहुत मजेदार है, आराम से सबको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट करना, मैं फिर से बता दूंगी, ठीक है। फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, इट रिफर्स टू द कंटिन्यूअस फ्लो। सर्कुलर फ्लो मीन्स कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स, जहां होंगे वहां तो सर्विसेज आएगा ही आएगा, ठीक। एंड मनी इनकम अमंग डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी मीन्स जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है, मीन्स लगातार जो फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का और मनी इनकम का इन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। कितने सेक्टर है, बताओ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक। इस 3 सेक्टर में जैसे जैसे फ्लो होती है गुड्स एंड सर्विसेज की और मनी इनकम की, वैसे वैसे हमारा क्या बनता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फिर इट इज सर्कुलर इन नेचर, नाम ही से पता चल रहा है सर्कुलर, तो नेचर में तो सर्कुलर ही होगा। इट हैज नीदर एनी एंड नॉर एनी बिगिनिंग पॉइंट। एक सर्कल का कौन सा एंड होता है, कौन सा बिगिनिंग होता है, पता ही नहीं चलता है, तो वही तो है ये, इट हैज नीदर एंड नॉर अ बिगिनिंग पॉइंट। It helps to know the functioning of the economy. अब इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, वो क्या, लीकेज एंड इंजेक्शन। लीकेज क्या होता है, मेरी पेन मैंने खरीदी, पेन का एग्जाम्पल मुझे बहुत पसंद है, मैंने एक पेन खरीदी, उसमें से जो इंक है वो
लीक हो रहा है, हम क्या कहते हैं यार ये पेन बेकार हो गई, एकदम लीक हो रही है। तो क्या हो रहा है, उसमें से इंक जो है वो बाहर आ रही है। बाहर जाने का मतलब मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगी, उतना इंक तो मेरा गया ना। सो क्या होता है, अब इसको अगर हम नेशनल इनकम के फॉर्म में देखें तो हमारा लीकेज क्या होगा, amount of money which is withdrawn from the circular flow of income. So अब मान लो मैंने एक्सपोर्ट किया तो क्या हुआ, मेरे गुड्स यहाँ से वहां गए तो वो क्या हो गया। अच्छा देखो, अगर मैं यहाँ से कोई सामान मंगा रही इंडिया में फॉरेन से, ठीक है, तो उसके बदले मुझे उनको पैसे देने होंगे, तो यहाँ के पैसे कहाँ गए, फॉरेन में। अब जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, चाइना की चीजों को बहिष्कार को, हम चाइना की चीज यूज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि अगर चाइना अपने गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करता है तो इंडिया उसके पैसे ही ना देगा, चाइना मुफ्त में तो यहाँ दे नहीं रहा है, तो इससे प्रॉफिट किसका होगा, चाइना का होगा। तो इसलिए हम लोग चाइना को क्या किए, बॉयकॉट किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लीकेज। अब क्या हो गया इसमें, लीकेज में क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस, सेविंग एंड इम्पोर्ट। It reduces aggregate demand and level of the income। अरे भाई पैसे जाएंगे तो क्या होगा, कम होगा इनकम, डिमांड भी कम होगी। पैसे जाना किसको पसंद है, आना ही अच्छा लगता है। अब इंजेक्शन क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज एडेड टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब अगर मैं इंडिया की चीजें अगर मैं चाइना में बेचूंगी तो चाइना वाले मुझको उसको पैसा ही ना देंगे, तो उससे क्या होगा, पैसा जो होगा वो इंडिया में आएगा, तो इंडिया में क्या होगी, उसका इंजेक्शन। इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं इंजेक्शन, ठीक। तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट, इट इंक्रीजेस द एग्रीगेट डिमांड एंड द नेशनल ऑफ इनकम। ओके, समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है, अगर मैं इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया की सिटीजन हूँ, मेरे लिए मेरी इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होगी, इंडिया होगी। अगर मैं चाहूँ तो बिना किसी वीजा या फिर किसी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के सिर्फ अपने पैन और आधार को लेकर के अपना एक इंडस्ट्री या फॉर्म में खोल सकती हूँ, अपना जीएसटी बनवा करके, ठीक। बट अगर मैं दूसरे कंट्री में जाऊंगी तो वहां पे जो अलग हो गए फॉर्मेलिटीज वो मुझे करना होगा, ठीक है। सो इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली। मैं आराम से इंडिया में कहीं पर भी अपना काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में आती हूँ, मतलब मैं इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी की पार्ट हूँ। सो मैं यहाँ पर बाय विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई कैन डू एनीथिंग, एनी बिजनेस विच इज ऑब्वियसली लीगल। सो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है, इसके स्कोप, polities, frontiers including territorial waters and airspaces, embassies, consultants, military bases, etc. located abroad, ships and aircrafts operated by the resident between two or more countries, fishing vessels, oil and natural gas rigs operated by residents in the international waters। इसके स्कोप याद कर लेना। अब बात करते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में इतने ढेर सारे क्रेडिट्स होते हैं जो दिखने में बहुत टफ लगता है, बट टफ है बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ पढ़ो, सब इजी कर देंगे इतने अच्छे एग्जांपल्स के साथ। अब बात करते हैं क्या है, जीडीपी, जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। ये क्या है जी, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस दिखने में थोड़ा अलग लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे, देखेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फिर आ जाएगा तुम्हारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखते हैं क्या होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक। सो
GDP at market price is the money value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country within the accounting year. इसका डेफिनेशन तो कुछ कुछ हमारे नेशनल इनकम जैसा है ना? हाँ, बहुत ज्यादा सिमिलर है, बस इसमें क्या है मेरे पास फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, ये मेरे पास एक ज्यादा बढ़ गया। हमारे पास क्या था? नेशनल इनकम क्या था? नेशनल इनकम इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम्स earned by normal residents of a country during the period of an accounting year। और इसमें क्या है? इट इज द मनी वैल्यू। जीडीपी निकालते हैं, जीडीपी किसकी निकलेगी? मनी वैल्यू की ऑफ एन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ये अकाउंटिंग ईयर दोनों में सेम है। तो अब देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये एमपी और ये एफसी है क्या? ठीक है, सो अगर हम जाते हैं, अगर हम निकालेंगे जीडीपी एट एमपी मतलब मार्केट प्राइस, तो मेरे पास क्या होगा? हम इसको कैसे निकालेंगे? जीडीपी से हम एनडीपी पे लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको प्लीज एकदम ध्यान से देखना, मैं कैसे बताती हूँ। जीडीपी एमपी, एमपी से हम कहाँ ला रहे हैं? एफसी। तो एकदम दिमाग में बैठा लो, जब भी हम एम से एफ मतलब मार्केट से फैक्टर पे आते हैं तो क्या करते हैं? प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आया? एकदम कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एकदम देख लो, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एफसी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब वहीं से देख लो, अगर हम उल्टा आ गए एफसी से एमपी पे, तो हम क्या करेंगे? माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। So it is the value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country which does not include net indirect taxes। जब भी हम अपने जीडीपी एमपी से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट मींस माइनस कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा? जीडीपी एफसी। इतना सिंपल है, याद रख लो यार। नेशनल इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को और हम क्या कह सकते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या कह सकते हैं? ऊपर ही लिखा हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ये दोनों क्या है भाई? सेम चीजें हैं, अलग अलग नाम दे दिया है। अगर हम करें एनआईटी इज इक्वल टू आईटी प्लस सब्सिडी। ओके, नेक्स्ट। अब फिर से देखो, हमारे पास सब चीज आ रहा है, वही सेम आ रहा है। अगर एनडीपी एफसी पे जीडीपी एमपी पे आते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। और अगर एनडीपी एमपी से जीडीपी एमपी, एमपी एमपी क्या है? सेम है, तो केवल हम क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। अब माइनस डेप्रिसिएशन क्यों कर रहे हैं? ठीक है, क्योंकि हम नेशनल से क्रॉस पे आ रहे हैं। आया समझ में? हम लोगों ने देखा था भी ऊपर, नेशनल से जब क्रॉस पे आते हैं तो क्या होता है? सिर्फ माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ गया? नेशनल इनकम प्लस डेप्रिसिएशन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक, समझ में आ गया ये क्यों हुआ है? अब हम बात करते हैं कि हमारा एनडीपी एट एफसी में फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। बहुत ही ज्यादा इजी है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम हिचकिचाना नहीं, डरना मत। देखो कितना इजी है। एन से जी पे आया, हम लोगों ने क्या सीखा? एन से जी पे आने पे क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। हमने पहले क्या कर दिया? माइनस डेप्रिसिएशन। एफसी से एमपी पे आ रहे हैं, हम लोग अभी तो सीखे थे। एफसी से एमपी पे आने क्या होगा? माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। क्या हुआ? माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी हो गया। So, इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन चार्जेस एंड
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर भाई इसका डेफिनेशन पूछेगा सिंपली जो लिखा हुआ है ना इसी को वर्ड्स में लिख देना, बस क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला आया समझ में, ये नहीं याद रखना है, अरे फॉर्मूला आ गया तो खुद ही बना लोगे तुम लोग, लिखने में तो एक्सपर्ट हो ही हो। अब बात करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एफसी। नेट नेशनल प्रोडक्ट एफसी को अगर हम एफसी पे ही लेकर जा रहे हैं, एमपी पे लेकर नहीं जाना है, बहुत 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 खुशी की बात है ये, सिर्फ हम एन से इसको डी पे लेकर जा रहे हैं, मतलब नेशनल से डोमेस्टिक पे लेकर जा रहे हैं। नेशनल से जब हम डोमेस्टिक पे जाते हैं तो मेरा क्या होता है, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट्स मेड टू अब्रॉड। लगता है मुझे अब्रॉड बहुत पसंद है, ठीक है। तो हम लोग जान गए हैं कि एन से जब डी पे आते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक पेन लो, कॉपी लो, एन से डी पे आएंगे तो क्या होगा, ये एन से जी पे आएंगे तो क्या होगा, एमपी से एमपी पे ही रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, इसका मत देखना, ठीक है। एफसी से एमपी पे आएंगे तो क्या होगा, ठीक है, और एमपी से एफसी पे जाएंगे तो क्या होगा, आ गया समझ में, एकदम टेंशन की बात ही नहीं, डरते फालतू में हो तुम लोग यार। फिर GNP एट FC क्या होता है, सो GNP एट FC, FC से FC पे ही है, खाली G से N पर आ रहे हैं, G से N पर आ रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस डिप्रिसिएशन, जैसा हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा था, और अगर हम लोग N से G पे जाएंगे तो माइनस डिप्रिसिएशन, सिंपल, ठीक है। अब तो तुम लोग खुद ही कर लोगे यार। NNP MP इज इक्वल टू, अब NNP MP से हम लेकर आ रहे हैं NNP FC पे, ठीक है। MP से FC, MP से FC प्लान में क्या करते थे हम लोग, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, जिसको हम लोग और क्या कहते थे, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। फिर हमारे पास क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MP। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट MP क्या होता है, अब इसको हम क्या लेकर जा रहे हैं, केवल MP को हम लेकर जा रहे हैं FC पे, तो हम क्या कर रहे हैं, MP से FC, जैसा कि हम लोगों ने पहले सबसे देखा था, MP से हम लेकर आ रहे हैं FC पे, तो हम केवल क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NIT, सो हम क्या कर देंगे, MP से FC पे आ रहे हैं, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NIT, खत्म, इतना क्या डरते हो यार। चलो अब हम देखते हैं कि क्या लिखा है, डोमेस्टिक एग्रीगेट्स हैं ये, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स लोकेटेड in the domestic territory of a country during an accounting year. It includes the value of the depreciation or consumption of fixed capital. सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो पहले, ठीक। फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है, और ये क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो मैंने फिक्स्ड कैपिटल, जैसे मैंने मोबाइल लिया उसका मैंने जितना कंजम्पशन कर लिया है उसको क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। It is the market value of final goods and services produced within the domestic territory of the accounting of the country during a exclusive of depreciation. फिर हमारा क्या आता है, it is the factor income occurring to owners of factors of production for supplier factor services with the domestic territory during an accounting year. अब मैं इसमें क्या बताऊं, बोलो क्या बताऊं, इसमें पढ़ लेना, दिमाग में डाल लेना, आ गया तो लिख देना। वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं है, इसलिए ज़्यादा इस पे फोर्स नहीं देंगे। अब हमारे पास क्या है, सबके डेफिनेशन लिखे हुए हैं। नेशनल इनकम तो मैंने बताया ही, इट इज द सम ऑफ द ऑल फैक्टर इनकम्स व्हिच आर अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, भूलना मत। अब मेरे पास क्या है, GNP एट मार्केट प्राइस, अभी मैंने बताया था, रीड आउट कर लेना, ठीक है। ये मेरा ट्रिक मैंने लिखा हुआ है, कन्वर्जन हिंट्स हैं ये। अगर हम MP से FC पे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस NIT, FC से MP पे आएंगे तो क्या करेंगे हम, प्लस NIT, ठीक है। अब हम अगर जा रहे हैं डेप्रिसिएशन से नेट पे तो माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं तो प्लस डेप्रिसिएशन, NP से आ रहे हैं DP पे तो माइनस NFI है,
और अगर जा रहे हैं डीपी से एनपी पे सो प्लस NFIA। तो वीडियो खत्म हो गया है।